दोस्तों सिनॉप्सिस आईएएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे रीजनल सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एरियल डिफरेंशिएशन। तो एरियल डिफरेंशिएशन बेसिकली एक रीजनल अप्रोच है जिसका क्रिटिसिज्म ये है कि दो एरिया ए और बी, सपोज ये कोई पैरामीटर है, तो या तो ये इस पैरामीटर पर खरा उतरता है या फिर खरा नहीं उतरता। उस बेस पे हम एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं एक सिंगल पैरामीटर के बेस पे। लेकिन जब इन रियलिटी देखा गया, फॉर एग्जांपल ये अभी अगर रिवर का मैप मैं बनाता हूँ तो उसके आसपास अगर आप ये देखोगे पॉपुलेशन डेंसिटी का भी सिमिलर सा मैप है इंडिया में। नेशनल विलेज एवरेज भी ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 18 जो है वो भी इसी एरिया में मिलेगा। प्लेन एरिया भी यही है कि प्लेन यहाँ है, फिर यहाँ माउंटेन है, ऑलमोस्ट यही रीज़न है। तो कभी भी जो एरियाज़ होते हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो सिंगल फैक्टर रीज़न नहीं होते, मल्टी फैक्टर रीज़न होते हैं। एक ही एरिया में बहुत सारे फिजिकल फैक्टर, बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रीजनल सिंथेसिस का मतलब ये है कि हम बहुत सारे फैक्टर्स को एक इंटीग्रेशन वे में या फिर सिंथेसाइज करके, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ लेना चीज़ों को, फिजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इस तरह के कैरेक्टर्स हमने जोड़ लिए। प्लस इसमें हम एक चीज़ और जोड़ते हैं, टाइम का कॉन्सेप्ट। एरियल डिफरेंशिएशन में अगर आपको क्रिटिसिज्म याद हो, अभी हम आएंगे वापस, उसमें थी स्टैटिक। आज की डेट में दिल्ली कैसा है उसकी हम बात करते हैं। लेकिन जब हम रीजनल ज्योग्राफी की, इसमें रीजनल सिंथेसिस की बात करेंगे तो हम इसकी भी बात करेंगे। दिल्ली 1900 में फॉर एग्जांपल इस तरह की इसकी बाउंड्री थी, अभी कुछ इस तरह की है 1947 में, और अब ये एनसीआर यहाँ पूरा फैल गया, फिर कुछ यहाँ फैल गया। ये तो रीजनल सिंथेसिस में ये बीजेएल बेरी ने जब स्टडी की तो इन्होंने एक टाइम का भी अप्रोच उसमें ऐड किया। तो ये सब करने से पहले हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखना चाहेंगे कि इस टॉपिक से पूछे क्या है। दो क्वेश्चन है कि रीजनल सिंथेसिस इज़ द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़, 2015 में पूछा था। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि अप्लाइड सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली बुक्स में लिखा नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता। और इससे एक टॉपिक पूछ लिया कॉम्पेज। तो जब हम पढ़ेंगे उसमें कॉम्पेज एंड पेज, ये एक तो कॉम्पेज यहाँ पर PAGE जो कॉपी के पेज होते हैं वो वाला पेज है, एक होता है पेज PAYS, ये है एक विडल डेला ब्लाश का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल रीजन्स उनको हम पेज कहते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो आगे पीछे के टॉपिक्स हैं उसमें देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे टेक्निकली इससे अब तक एक ही क्वेश्चन पूछा है, ये तो एक शॉर्ट 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन एरियल डिफरेंशिएशन, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन रीजनल सिंथेसिस भी आ सकता है, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ आगे कोई टॉपिक आपको मिले कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन या रेडिकल अप्रोच है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको अगर इस तरह से देखो, शॉर्ट नोट यहाँ भी आ गया, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप, यहाँ एक 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अप्रोचेस पूछ ली, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसिज्म पूछ ले। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि अगर एक टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे टॉपिक में भी उस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। इस टॉपिक पर आते हैं हम, इसमें देखेंगे मैप वगैरह, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट देखेंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, यहाँ हम पेज एंड कॉम्पेज दोनों की बातें करेंगे, राइट। फिर BGL बेरी ने जो स्टडी की, मैट्रिक्स एनालिसिस किया, फिर कुछ अप्रोचेस, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, कुछ एप्लीकेशन है, फिर लेवल, किस लेवल पे क्रिटिसिज्म, रीजनल सिंथेसिस एज अ क्रक्स, ये जो क्वेश्चन है PYQ बेसिकली उसको आंसर करने का ट्राई किया, एंड इवैल्यूएशन। इतनी चीज़ों में अगर आप पढ़ गए तो आपको ये टॉपिक इजी लगना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स क्लासरूम 8999 कॉस्ट है, इसमें ये कोर्स इंक्लूड है। आप देखो PYQ 40 है, 1979 से लेकर अब तक के सॉल्व है, तो विद आंसर राइटिंग दिस इज़ 4999 इस बैच में इंक्लूडेड है, प्लस ये टेस्ट सीरीज़ में भी इंक्लूडेड है। बाकी कॉम्बो वगैरह ये सब चीज़ें आप चेकआउट कर लेना, जो आपको सूट करता हो उस कोर्स पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो रीजनल सिंथेसिस, जैसे कि हमने बात की, एक मल्टी फैक्टर रीजन मुझे बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में बॉक्साइट का मैप बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने मान लो एक रॉक सिस्टम बनाया कि यहाँ इस तरह की रॉक है, उसमें हमने कुछ एरिया बता दिए। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना, दो तरह की चीज़ें होती, एक होती है लोकेशनल एनालिसिस, लोकेशन वो ये है, ये लोकेशंस आप बता रहे हो कि ये जामनगर एक लोकेशन है, वडोदरा एक लोकेशन है, कच्छ लोकेशन है, कटनी एक लोकेशन है, ये आपका लोकेशनल अप्रोच हुई। और जो रीज़न है, ये पूरा कटनी के आसपास का एरिया, ये हमने किसी बेस पे बनाया होगा कि बॉक्साइट रॉक मिलती है, या फिर वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी के बेस पे, या रॉक की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, किसी बेसिस पे हमने ये रीज़न बनाया होगा, ये एरिया हमने आइडेंटिफाई किया होगा, कुछ तो इसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उनको हम, ये आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया,
ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये, इनको हम कहते हैं नेटवर्क लोकेशन हो गई है, ये किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट वाले रूट से जुड़े होंगे, प्लस आपका एरियल मतलब रीजनल। तो जो आपका जो रीजनल सिंथेसिस है ये लोकेशनल एनालिसिस और एरियल डिफरेंशिएशन को भी सिंथेसाइज करता है, प्लस टाइम के फैक्टर को भी लेके आता है। कैसे आता है वो हम कुछ टाइम में बात करेंगे, जैसे अभी हमने दिल्ली की बात की उस तरह से, राइट। ले दे के यही है। तो अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँ, रीजनल सिंथेसिस इज द स्टडी ऑफ स्पेस कंबाइंड विद टाइम। जब आप स्पेस को टाइम के साथ जोड़ते हो, मतलब क्या है इसका, आप हिस्ट्री ऐड कर रहे हो, टाइम मतलब हिस्ट्री और स्पेस मतलब कोरोलॉजी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोरोलॉजी। आप ज्योग्राफी में हिस्ट्री ऐड कर रहे हो। इमैनुअल कांट ने भी यही कहा है कि ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री उन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ना चाहिए, राइट। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट में देखें, कांट की ये लाइन आपको यहाँ पर काम आएगी। कांट ने कहा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, एक आपकी टेम्पोरल व्यू में देखती है, एक आपका स्पेशल व्यू में देखती है, एक टाइम में देखती है कि स्पेस यानी कि रीजन में देखती है। तो रीजनल एनालिसिस, रीजनल सिंथेसिस इस अप्रोच को दोनों को सिंथेसाइज कर देता है, आपको एक होलिस्टिक व्यू प्रदान करता है, जिससे कि जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आती हैं, प्लस इंटर रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ हमने डेंसिटी ऑफ विलेज 100 स्क्वायर मीटर में 18 से ज़्यादा विलेजेस हैं इस एरिया में, जो ये हमने हाईलाइट किया हुआ। यहाँ पे आप देखो रिवर की डेंसिटी, ये रिवर यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर ये गंगा रिवर सिस्टम है, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, राइट, यहाँ महानदी रिवर सिस्टम है। तो इंडिया की मेजर रिवर्स भी आपको यहाँ दिख रही है। ये प्लेन एरिया भी है, प्लेन ऑफ इंडिया आपको बनाना चाहिए तो वो भी बनाओगे। एग्री का जो प्रोडक्शन है वो भी आप यहाँ बनाओगे। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जोन है वो भी यही है। आप इन सब चीज़ों को जोड़ देते हो। साथ में अगर आप लैंग्वेज करो तो मोस्टली यहाँ से यहाँ तक आप कहोगे कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, यहाँ पर ये उड़िया एंड बांग्ला रीजन आ जाता है, ये बांग्ला जोन है बेसिकली, यहाँ पंजाबी एरिया आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम सिंथेसाइज करते हैं, प्लस हम टाइम के साथ में ज़रूर देखेंगे कि कैसे टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो इसको आप क्या कहोगे, मेथड ऑफ ड्राइविंग मल्टी फैक्टर रीजन। अगर आपको इतना समझ में आ गया इस लेक्चर में जो हमने अब तक बात की, तो आपको बाकी चीज़ें समझ आएंगी। आपको सुपर इम्पोज करना है मैप को, एक मैप के ऊपर, जैसे पीछे हमने कुछ फैक्टर डाले उसके ऊपर ये चीज़ की है। एग्जाम में जब आप बनाओगे ट्राई करना कि बैकग्राउंड में ये पेंसिल से लिखो और ये राइटिंग पेन से करो, अदरवाइज ना करके देखना। अगर सपोज आपने ये भी पेन से बनाया, ये भी पेन से बनाया और लिखा भी पेन से, तो खिचड़ी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो या फिर इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, इनको पेंसिल से करो। और जो लेबलिंग करनी, जहाँ कुछ नाम लिखने, ये सारी चीज़ें आप पेन से करो, ब्लैक पेन से। तो रीजनल सिंथेसिस को हम कहते हैं ये मैन एंड नेचर को या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी दोनों को इंटीग्रेट कर देता है। यूनिक अप्रोच है। हालांकि ले दे के जो हार्टसोन की थ्योरी है, एरिया, कहानी तो वही है, रीजनल सिंथेसिस एक रीजनल अप्रोच ही है। अल्टीमेटली ये कैसे शुरू हुई, इट डेवलप्ड एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। जैसे टाइम के साथ नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक है। एक बार हम क्रिटिसिज्म पे चलें, जैसे एरियल डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्या है कि एरियल डिफरेंशिएशन आपकी ट्रेडिशनलिज्म पे जाती है, इंटीग्रेशन को इग्नोर कर देती है, पहली चीज़। दूसरा, ये डिटर्मिनिस्टिक टेंडेंसी है कि आपने बता दिया कि सपोज यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है तो बस वही है, एक ही बेसिस पे आप रीजनल डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो। और क्या इसकी प्रॉब्लम थी कि डोमिनेंट कल्चर के बेस पर चीज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, जो माइनॉरिटीज़ हैं या मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं उनको आप इग्नोर कर रहे हो। प्लस स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, जो टाइम का एस्पेक्ट है वो आपने जोड़ा नहीं। एरियल डिफरेंशिएशन में जब आप टाइम जोड़ देते हो तो बीजेएल बेरी की स्टडी विद टाइम जो है, राइट, आप ओवर सिंप्लीफाई करते हो और क्लैशेज इससे हो ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रीजन कभी टोटली यूनिक नहीं होंगे। बाउंड्री डिटरमाइन करना एरियल डिफरेंशिएशन में एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपको ये फिगर वापस से रिकॉल हो पाए तो ए और बी के बीच में बहुत शार्प बाउंड्री नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये बाउंड्री लाइन ऐसे है, ये कहीं खत्म हो रही होगी बीच में और यहाँ स्टार्ट हो रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक एरिया खत्म हो गया दूसरा स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ जो स्टार्ट हुई थी एज अ क्रिटिसिज्म टू एरियल डिफरेंशिएशन, इसका जेनेसिस है। एरियल डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, यूनिक फीचर ले रहे थे, उनको इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन ये एक स्टैटिक अप्रोच थी। एरियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, इसमें चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ यानी कि टाइम की हम बात नहीं कर रहे थे, रोल ऑफ ह्यूमन की बात नहीं कर रहे थे। चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, ये दो ही चीज़ों से चेंज हो रहा है, या तो टाइम की वजह से, नेचर अपने आप टाइम की वजह से चेंज कर रही है, या फिर ह्यूमन उसको एक्सपीडिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी कहीं माउंटेन है, अरावलीज़ हैं, अरावलीज़ ये माना जाता है कि हिमालयाज से पहले के बने हुए हैं।
तो वो ओवर द टाइम नेचर ने इरोड की है, इरोजन जो हुआ है, साइकिल ऑफ इरोजन चली है, वो नेचर की वजह से हुआ है। लेकिन अभी माइनिंग की वजह से ह्यूमन ने उस प्रोसेस को, जो चीज़ 1000 साल में हो सकती थी, वो हो सकता है 6 महीने में कर दिया। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी, चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, टाइम मतलब नेचर, ह्यूमन दोनों, राइट। तो BJL बेरी ने यही चीज़ कही थी, जब भी हम स्पेस की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, तो हम हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। वही चीज़ जो कांट ने कही है। टाइम और ह्यूमन बहुत इसेंशियल एलिमेंट हैं, जब तक हम वो ऐड नहीं करेंगे तब तक ज्योग्राफी होलिस्टिक नहीं होगी, तब तक ज्योग्राफी सिंथेसिस नहीं होगी, एज अ होल आप नहीं देख पाओगे। इसीलिए ज्योग्राफी में जो आप अगर GS पढ़ते हो तो हम ऑप्शनल किस बेस पे ले लेते हैं, ज्योग्राफी मतलब तो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल है, बट ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स क्यों हम लेके आए, इसीलिए लेके आए। तो ये सारी कहानी है। अब इसमें आप एग्जाम में ये फिगर कुछ बना सकते हो, या फिर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरह से आप एक के ऊपर एक मैप सुपर इम्पोज करके दिखा दो, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहले ये चीज़ स्ट्रैबो हार्टसोन ने की। कुछ लोग हैं जिनके बस नाम पढ़ने होते हैं कि इन्होंने यूज़ किया, कोई इनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपको दिखेगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट नाम आपको दिख रहे हैं, हेटनर ने क्या कहा कि रीजन डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं, पढ़ना चाहिए डिस्टिंक्ट, लेकिन आपको इंटर रिलेशनशिप पे ज़रूर जाना चाहिए, उसके बिना आप पूरी स्टडी कर नहीं पाओगे। जीन ब्रुननेस ने भी यही चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था सिंथेसिस होना ज़रूरी है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का, तभी आप उस एरिया का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर समझ पाओगे। जब तक आप फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का सिंथेसिस नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में माइनिंग होती है, राइट, हो सकता है अफ्रीका में माइनिंग होती है, वहाँ पर अफ्रीका में भी गोल्ड मिल रहा है, एंड सपोज कनाडा में भी गोल्ड मिल रहा है, बट कनाडा के जो लोग हैं वो डोमिनेंट रहेंगे, वहाँ की ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है, वहाँ गोरों का राज है। ये क्या है, अफ्रीका में कॉलोनीज थी। तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑल्दो सेम हो सकते हैं, बट ह्यूमन एस्पेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर समझना है तो फिर आपको दोनों का सिंथेसिस करके देखना पड़ेगा, जीन ब्रुननेस ने कहा। हालांकि टेक्निकली ये सब चीज़ें एक साथ पढ़ी नहीं जाती, कई चैप्टर लिखे जाते हैं। अभी सपोज आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश की जियोलॉजी एक अलग चैप्टर होगा, राइट, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एक अलग चैप्टर होगा, वो चैप्टर बाई चैप्टर होता है। प्रैक्टिकली एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप माइंड में रखते हो वो चीज़ें कि अच्छा ऐसा भी हुआ। जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी है, तो उसमें आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते। सेटलमेंट कब किस तरह कैसे डेवलप हुए, कौन सी सिटी आज मिलियन सिटी है, सब तो ज्योग्राफी में पढ़ते हो, लेकिन उसमें हिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जहाँ भी सेटलमेंट वगैरह आए, ये सारी चीज़ें, वहाँ रीजनल सिंथेसिस को माइंड में रखना। उलमान ने ये चीज़ जब डाइकोटोमी डुअलिज्म की बात कर रहे थे, आगे आएगा ये टॉपिक, वहाँ पे इन्होंने इसको डिस्कस किया था। और जेम्स कोनेंट ने अल्टीमेटली यही कहा था कि साइंस एक इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन से बनती है, एंड फाइनली तब तक ये चीज़ चलती रही जब तक यूनिवर्स फर्दर एक्सप्लोर होता रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक रीजनल सिंथेसिस में क्या, एक रीजन एक सिंथेसिस ले दे के है, तो इसी का एरियल डिफरेंशिएशन का ही एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले हम रीजन की बात करेंगे। सेंट्रल में तो इसके रीजन है ही। रीजन क्या है, एक होमोजेनियस एरिया है जो हमने एरियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, एक सिंगल पैरामीटर के बेस पे एक बाउंड्री के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। इस स्टडी को हम कोरोलॉजी कहते हैं, राइट। जैसे अगर मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊं कि एक पैरामीटर हमने यहाँ एग्रीकल्चरल रीजन में बनाया, इस जो ये ग्रीन वाला जोन है इसको मैंने कहा नॉर्दर्न ड्राई रीजन, रेड वाला है ईस्टर्न राइस रीजन, ठीक है। ईस्ट में है और यहाँ पे राइस की पैदावार होती है, सिंगल फैक्टर। ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट में और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल रीजन अलग है, एग्रीकल्चर में ही बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हमने क्या कहा, सिंगल फैक्टर रीजन बनाया, होमोजेनियस एरिया विद इन अ बाउंड्री, क्लियर कट बाउंड्री भी है, ठीक। इसको हम कोरोलॉजी कहते हैं। पॉल विडेल डेला ब्लाश ने पेज कहा, जितने छोटे छोटे आप रीजन बनाते जाओ उनको पेज कहेंगे, PAYS इसको लिखा जाता है। स्मॉल रीजन है, एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब स्मॉल डिस्टिंक्टिव कल्चरल रीजन है, बहुत छोटे, और छोटे लैंडस्केप विद इन अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया, उनको हम पेज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बंगाल में कहूँ कि बंगाल में राइस पैदा होता है, लेकिन बंगाल में कुछ ऐसा सा मैप बनता है बंगाल का, इस एरिया में अगर आप कहो कि शुगर केन भी पैदा होता है, तो एक डिफरेंट पे उसको आप कह सकते हो, राइट। पेज बेसिकली दो कल्चर का कॉन्सेप्ट है, ये कल्चरल ज्योग्राफी में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जब हम कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे आता है, फिजिकल में नहीं। बेसिकली उन्होंने जब डिफाइन किया था तो उन्होंने कहा जहाँ पर लोकल आइडेंटिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस हो एंड डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक हो,
उसको हम पेज कहते हैं। अब रीजनल सिंथेसिस ने क्या किया, ये जो 1 पैरामीटर थे ना, तो रीजनल सिंथेसिस ने इनके बहुत सारे एस्पेक्ट को एक ही रीजन में इंटीग्रेट कर दिया। मतलब आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, ये सारा जो लिखना हो लिख लो कि कल्चरल रीजन हो गया, इकोनॉमिक रीजन हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, लैंडस्केप, जितने भी, प्लस एंड में टाइम जरूर लिख देना, ये इक्वेशन एग्जाम में लिखाना। अब इसको सारी चीज़ को हम कॉम्पेज कहते हैं। कॉम्पेज इक्वल टू सिग्मा ऑफ रीजन्स, राइट। कॉम्पेज अगर विटलेसे की डेफिनेशन पर जाए तो कॉम्पेज रीजन क्या है, यूनिफॉर्म रीजन है। रीजन यूनिफॉर्म है लेकिन वहाँ पर फंक्शनली इंटीग्रेटेड एरियाज हैं ह्यूमन की ऑक्यूपेंस, मतलब ह्यूमन क्या करता है वहाँ पे उसके फंक्शंस को लेकर जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसको हम कॉम्पेज कहते हैं। बेसिकली रीजनल सिंथेसिस को ही एक टेक्निकल वर्ड दे दिया कॉम्पेज। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब कोहेसिव और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ रीजन, ठीक है, जहाँ पर आप इंटरकनेक्टेडनेस एंड फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिफाइड होल पढ़ते हो। बहुत सारे एलिमेंट को आप कर सकते हो, वही बार बार वही चीज़ लिखी गई है। तो कॉम्पेज की डेफिनेशन यही है। तभी अगर आप देखो कि क्वेश्चन इससे क्या पूछे हुए हैं, तो एलेबोरेट द आइडिया ऑफ कॉम्पेज। बेसिकली आपको रीजनल सिंथेसिस की ही बात करनी है जब हम कॉम्पेज की बात कर रहे हैं। हार्टस्टोन ने भी जब अपनी थ्योरी कही थी ना, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आपको चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ लेकर जाना है। उन्होंने भी अपने एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ डेफिनेटली ये नहीं बोली थी, रीजन्स मस्ट नॉट बी स्टडीड सोनली एज सेपरेट एंटिटी। ऐसा नहीं करना, ये चीज़ तो हार्टस्टोन भी कह के गए हैं, ठीक है। तो रीजनल सिंथेसिस क्या है, इट इज़ सुपर इम्पोजिंग ऑल डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, इसलिए इसे हम क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। तो आंसर आपका यहाँ से बनता है जो क्वेश्चन पूछा है। और यूनिवर्सल है, नोमोथेटिक लॉ नहीं है, जनरल लॉज के अगेंस्ट जाता है, इडियोग्राफिक है। अब इस पे हम पढ़ेंगे बीजेएल बेरी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं उनका मैट्रिक्स एनालिसिस। तो इन्होंने, अगर आपको याद हो जाए, एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स, ब्रायन जेएल बेरी 1964 में दिया था इन्होंने कॉन्सेप्ट। अगर आपको करना है तो कर दो, 1960 उनकी स्टडी है। इन्होंने कहा जो रीजनल सिंथेसिस है उसे हम ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स से करेंगे। इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं, रोज, कॉलम, सेल, ये सारी चीज़ें हैं। इनको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखो इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स ये होता है इस तरह से, 3D में भी होता है। मैट्रिक्स क्या है, सपोज मैं ये बना रहा हूँ, ठीक। कॉलम कैसे होते हैं, ये वाले, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। रो क्या होती हैं, ये वाली रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ठीक है। तो रोज़ में आप देखो ये रो, इसे आप कहोगे रो। रो में है ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। और जो कॉलम है उसमें रीजन, फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया अफ्रीका, अफ्रीकन रीजन, ये हो गया यूएसए या अमेरिका हो गया, ये आपका हो गया साउथ एशिया, ठीक। इस तरह से आप रीजन देख रहे हो, ये आपका अफ्रीकन रीजन है। कैरेक्टरिस्टिक 1 में आप सपोज लेके आते हो पॉपुलेशन, यहाँ पे आते हो वेजिटेशन, यहाँ आते हो एग्रीकल्चर, यहाँ आते हो क्लाइमेट। आप इन सारी चीज़ों को, अफ्रीका की पॉपुलेशन कैसी है, गरीब है, कम पढ़ी लिखी है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, जंगल है, इसलिए हो सकता है कि ये लोग ट्राइबल्स ज़्यादा हों, एग्रीकल्चर ठीक ठाक है, और क्लाइमेट यहाँ का हॉट है। तो आप अल्टीमेटली क्या हो, रहने लायक सिचुएशन नहीं है, अवॉइड करना चाहोगे। यूएसए क्लाइमेट आपका कोल्ड है, एग्रीकल्चर ठीक ठाक है, वेजिटेशन ठीक है, टेम्परेट वगैरह है, घूमना है तो बहुत बढ़िया खुले खेत हैं, घुमाओ, और पॉपुलेशन भी माइल्ड है, पैसा भी मिलता है, पॉपुलेशन रिच है। साउथ एशिया आप देखोगे पॉपुलेशन गरीब भी है, अमीर भी है, राइजिंग है कंट्री, ठीक है, वेजिटेशन ठीक ठाक है, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, क्लाइमेट आपका ठीक भी है, अच्छा भी है, ख़राब भी है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। तो ये जो इंट्रैक्शन हुआ कॉलम और रो का, इसे हम सेल कहते हैं। कि अगर मैं बात करूं कि साउथ एशिया की, सपोज इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक 3 एग्रीकल्चर क्या है, उसको हम सेल कहते हैं। बस यही पैरामीटर बीजेएल बेरी ने कहा। अब इसी चीज़ को, ये जो पूरा ये 3D स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ऐसे बना है, इसी को आप T1 पे देखते हो, ये सपोज ये वाला है, ये वाला बॉक्स जो बना है, ये वाला, ठीक है। इसी को आप T1 पे देखते हो, इसी को आप कुछ सालों बाद T2 पे देखते हो, इसी को आप T3 पे देख रहे हो। ओवर द ईयर्स आपको समझ आता है। बेसिकली जो ये डब्बा है, इस डब्बे को उठा के हमने यहाँ रखा, ये डब्बा है, ये आपका टाइम T1 है, ये T2 है, ये T3 है। एग्जाम में ये अगर बनाना डिफिकल्ट हो तो ऐसे बना देना, दोनों चीज़ें अलग अलग, कि ये नॉर्मल है, ये एरियल डिफरेंशिएशन है, उसमें हमने टाइम डायमेंशन ऐड कर दी, 3D में चला गया बेसिकली, ठीक। टाइम 1 कैरेक्टरिस्टिक, टाइम 2, टाइम 3, इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। बस यही इन्होंने कहा है अपने मैट्रिक्स एनालिसिस में, रो और कॉलम। तो इन्होंने मैट्रिक्स लेके आए, रो, कॉलम और सेल, 3 चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आप याद कर लो। रो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक, अभी हमने ऊपर देख ही लिया। कॉलम आपका प्लेस बताते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, यहाँ सॉइल और क्लाइमेट आ जाएंगे रो में, यहाँ पर अफ्रीका वगैरह आ जाएगा। ये लॉ बनाते हैं, चीज़ों को नोमोथेटिक बनाते हैं,
कि यही है। जैसे हमने सॉइल का लॉ बनाया, मैंने कहा कि इंडिया में ये वाला जो एरिया है ये ब्लैक सॉइल एरिया है, या फिर क्लाइमेट है इंडिया में ऊपर वाला टेम्परेट क्लाइमेट है, नीचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो लॉ बना दिया नोमोथेटिक। बट कॉलम क्या है? पर्टिकुलर, डिस्टिंक्ट एंड इडियोग्राफिक, एक रीजन को डिफरेंशिएट करता है। नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक का डिफरेंस हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए ये कीवर्ड हमने उठाया था। एरियल डिफरेंशिएशन भी आपका इडियोग्राफिक। इडियोग्राफिक को मैंने क्या बताया, याद कर लो, इडियट से जो एक फिक्स्ड फैक्ट पे जाता है कि एक ही चीज़ हो सकती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो इन चीज़ों का मतलब आपको वहाँ से समझ में आएगा। अल्टीमेटली रो आपके सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या जनरल ज्योग्राफी को सिस्टमाइज कर दिया ना, कि सॉइल सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, या फिर जनरल ज्योग्राफी टेम्परेट क्लाइमेट, या फिर वेस्टर्न मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, ये हो गया। और ये क्या है? कॉलम स्पेशल या रीजनल ज्योग्राफी। अब अगर आपको दो रो का कंपेयर करना हो या दो कॉलम का कंपेयर करना हो, करके देखो। यहाँ पे दो रो का कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा? आप सपोज ये रो, सपोज यहाँ पे हमने पॉपुलेशन लिखी थी और यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखी थी। आप बताओ, सोचो, इन दो रोज का कंपैरिजन करके आपको क्या मिलेगा? उस एरिया में कोवेरिएशन क्या है, इस रीजन में किस तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशंस क्या है, उसको हम कहते हैं स्पेटियल या स्पेशल कोवेरिएशन। और अगर हम दो रीजन को, जैसे ये यूएसए है और ये आपका अफ्रीका है, अगर हम दो कॉलम को कंपेयर करें तो आपने क्या किया? एरियल डिफरेंशिएशन एज अ होल आपने डिस्कस कर लिया। तो बस इतना ही लिखना अगर बीजेएल बेरी की स्टडी पर शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए। अप्रोचेस क्या हैं इस लेक्चर में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बहुत डिटेल में ज़्यादा हो जाएगा, कभी जो हम इसमें एडवांस्ड बैच में हैं वहाँ देखेंगे। बट इन शॉर्ट, रीजनल सिंथेसिस को पढ़ने की 4 अप्रोचेस हैं। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ले दे कि सिस्टमेटिक अप्रोच अगर आपको शॉर्ट में समझना हो, रो जो हमने यहाँ पढ़ी, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। रीजनल अप्रोच क्या है? यहाँ पर हमने कॉलम की बात कर दी, ठीक है। तीसरा आपका क्या आएगा इसमें? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। फंक्शनल एनालिसिस बेसिकली क्या है? लोकेशन की बात करते हो। फंक्शनल रीजन क्या है? जहाँ आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स आप बता रहे हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए नेटवर्क जहाँ बने, ठीक। तो फंक्शनल अप्रोच और कंपेरेटिव अप्रोच आप जब अल्टीमेटली कंपेयर करते हो, तो ये 4 अप्रोचेज हैं फिलहाल के लिए। बस आप इनके नाम याद रखो, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, बुक्स में मिलती नहीं, तो इतना ईजी नहीं है इनसे क्वेश्चन पूछना, राइट। पूछेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगला देखते हैं एप्लीकेशन क्या है इसकी। एक एप्लीकेशन अभी हमने दिल्ली की जो देखी थी कि दिल्ली की पॉलिटिकल बाउंड्रीज पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, या ऐसी हो गई, क्या हो गई, एक्सपेंड करता जा रहा है। तो कैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी एरिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है? क्यों? क्योंकि दिल्ली के आसपास का एरिया भी प्लेन है, तो विद टाइम अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो दिल्ली के आसपास एक्सपेंशन होगा, काउंटर माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी दूसरी एप्लीकेशन आपको अर्बन और रीजनल प्लानिंग में मिलेगी, सोच लेना, क्योंकि आपके पास लैंड यूज़ का डेटा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके हर चीज़ का तो डेटा है। आप बीजेएल बेरी का एनालिसिस देखो ना, आप कोई सी 50 कैरेक्टरिस्टिक में स्टडी कर लो। जब आपको सब कुछ ही पता है तो आप बैठ के एनालिसिस कर लो, एप्लीकेशन देख लो क्या है, ठीक है। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कहाँ है, उस तरह से आप देख लो। हैबिटेशन स्टडीज विद टाइम, सीक्वेंस ऑफ हैबिटेशन ऑफ रीजन्स। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने सॉरी एक चीज़ ये कही थी, जो 2023 का क्वेश्चन है एरियल डिफरेंशिएशन से, ये वाला पूछा है, एक्सप्लेन द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका मतलब है थिंकर पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, पर्सपेक्टिव कैसे है या एज अ कॉन्सेप्ट कैसे है, पर्सपेक्टिव ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक। लेकिन सपोज अभी ये क्वेश्चन पूछ लेता, एक्सप्लेन द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इन ह्यूमन ज्योग्राफी, बेसिकली उसमें टाइम का एलिमेंट ऐड करना है, वो आपको पूछ रहा है रीजनल सिंथेसिस। सपोज आपसे पूछ ले सीक्वेंस ऑफ हैबिटेशन ऑफ रीजन बताना है, तो आपको रीजनल सिंथेसिस की बात करनी है। आप बीजेएल बेरी का रेफरेंस दे सकते हो अपने आंसर में। जैसे आप बताओगे कि कहीं सेटलमेंट बना तो हाउ एंड वाई पीपल हैव सेटल्ड सर्टेन एरियाज ओवर टाइम। सपोज आप कहते हो आज की डेट में, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो एरिया है और इंडिया का नॉर्थ इंडियन एरिया है एक फर्टाइल एरिया है, तो आप बताओगे कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्यों फर्टाइल सॉइल है, तो आप बहुत पुराने टाइम से ट्रेस करोगे कि एग्रीकल्चर सोसाइटी है, एग्रीकल्चर लैंड है, क्लाइमेट फेवरेबल है, आप हड़प्पा कल्चर तक पहुँच जाओगे। वाई एंड हाउ पीपल किसी एरिया में क्यों रहने शुरू हुए। रीजनल डिस्पैरिटी बता सकते हो, अगर आप इकोनॉमिक फैक्टर कंपेयर करो, जैसे अभी हमने यूएसए और अफ्रीका को कंपेयर किया। इन्वायरमेंट मैनेज कर लो, सोशल कल्चर प्लानिंग बाद में जो चीज़ आपको करनी है। विटलेसे ने भी रीजन को डिफाइन किया था और अल्टीमेटली उन्होंने रीजन को भी रीजनल सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट में ही डिफाइन किया कि रीजन को सिंगल कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ना एक मूर्खता है, आपको सिंथेसाइज करके ही पढ़ना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन भी है,
इस अप्रोच की। जैसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते प्लेन को, जैसे प्लेन तो है, कोस्टल प्लेन भी है और रिवराइन प्लेन भी है, ग्लेशियल प्लेन है, तो आपको और डिटेल में जाना पड़ेगा। लेवल क्या है रीजनल सिंथेसिस के? मेनली 3 रीजन है। मैक्रो लेवल, बहुत बड़े लेवल पे अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल एंड कॉन्टिनेंटल रीजन। जैसे हमने कहा कि यूरोप एक गोरों का कॉन्टिनेंट है, ठीक, ये हो गया मैक्रो लेवल एनालिसिस। मेसो जब आप नेशनल लेवल पे आते हो या सब नेशनल लेवल पे, जैसे आप इंडिया के लेवल पे बात करो या उत्तर प्रदेश के लेवल पे, तमिलनाडु के लेवल पे बात करो, वो मेसो लेवल एनालिसिस। माइक्रो क्या है? जब पंचायती राज पढ़ते हो ना, वहाँ पे आप बता सकते हो कि माइक्रो लेवल प्लानिंग आपकी लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे आती है। क्रिटिसिज्म आप अभी भी कर सकते हो कि देखो रीजनलिज्म पे ही तो फोकस है, ले दे के, चाहे आप एरियल डिफरेंशिएशन से इसको कितना भी अलग करो, ले दे के है तो ये भी रीजनल अप्रोच, एरियल डिफरेंशिएशन ये भी रीजनल अप्रोच है। बस क्या है, ये सिंगल फैक्टर रीजन है और ये मल्टी फैक्टर रीजन है। तो रीजनलिज्म पे ओवर इम्फेसिस है। ब्रॉडर ग्लोबल प्रोसेस और इंटरकनेक्शंस आप इग्नोर कर रहे हो, बाकी चीज़ें भी होती हैं। जैसे लोकेशनल एनालिसिस को इसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। आप इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को रीजनल सिंथेसिस अप्रोच से स्टडी नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स भी है, कहाँ तक जोड़ोगे? अभी आपने कॉम्पेज का सिस्टम देखा, कहाँ करोगे? या तो आप चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई ही करोगे। आप जो मैट्रिक्स बना रहे हो, आप ये बना रहे हो, फिर कह रहे हो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम में ऐसा हो जाएगा, कहाँ तक करोगे? डिफ़िकल्ट है करना। तो ले दे के जो आप बात कर रहे हो कि हमारा ये मूव कर रहा है, लेकिन है तो स्टैटिक व्यू ना। आप देख रहे हो कि T1 पे क्या है, T2 पे क्या है, T3 पे क्या है, ले देकर ये है स्टैटिक व्यू ही। आप अल्टीमेटली लोगों को मूर्ख बना रहे हो और कुछ नहीं। आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना था, BGL बेरी का यही क्रिटिसिज्म है। तो 2D को 3D में कह लो, कुछ भी कह लो, चीज़ें टाइम के साथ ही जाती है ना। तो कौन सी चीज़ है दुनिया में जो टाइम के साथ इवॉल्व नहीं होती है? तो ज़बरदस्ती आप एक रीजनल सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्यों लाए? तो टेक्निकली आप देखो, कॉन्सेप्ट देखने में इतना पावरफुल लगता है, बट आप इसको कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन रेयरली ही देखोगे ज्योग्राफी ऑप्शनल में। फिर जनरलाइजेशन है नहीं। मैं किस चीज़ के ऊपर लॉ बना लूँ? एरियल डिफरेंशिएशन तो फिर भी जनरलाइज करता है ना कि ये चलो एग्रीकल्चरल मैप ऐसे होगा या ए और बी अलग रीज़न है। यहाँ पे आप किस चीज़ के बेस पे बना लो? या आप डेंसिटी के बेस पे बना लो, पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर रिवर के बेस पे, किस चीज़ के बेस पे बना लो? तो इस तरह से कुछ क्रिटिसिज्म है कि लेक ऑफ जनरलाइजेशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा था, रीजनल सिंथेसिस एट द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़, PYQ मैंने कुछ हेडिंग्स में आंसर करने का ट्राई किया, आप पढ़ लेना इसको, और इसको हम बाद में और डिस्कस करेंगे एडवांस लेक्चर्स में। फिलहाल आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, समझ आ जाएगा। इवैल्यूएशन अगर आपको लिखना हो तो रीजनल सिंथेसिस क्या करता है? इट इंटीग्रेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द होल ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। मतलब पूरे ज्योग्राफी को आप एक सब्जेक्ट बना देते हो। VA अनुचिन ने ये कहा है, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्ट, राइट? तो ये आपको अल्टीमेटली एक वाइडर पिक्चर देता है एंड इट बिकम्स क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म की बात करेंगे। PYQs आप सॉल्व करके देखना। सिनॉप्सिस IAS के जो कोर्सेज हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको ये PYQs वगैरह डाउनलोड करने हैं तो ऑप्शनल के PYQs वाले पेज पे जाना, यहाँ आपको मिलेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये जो PDF मैंने रेफ़र किया है PYQs के लिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ फ्री मटेरियल आप यहाँ से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।